हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी एनआईएस समरी की नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग यूनिट 14 पढ़ेंगे 502 कोर्स का। बस लास्ट 2 यूनिट और बची हुई हैं, फिर 502 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग असेसमेंट एंड लर्निंग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 3 टाइप के असेसमेंट के बारे में जानेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, जिनके बारे में हम लोग ने सीटेट में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो एनआईएस की बुक है ये किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक बुक्स होती हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने 501 एंड 506 कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देखिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये ऑफ है, इसका मतलब अधिगम का आकलन। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन और समेटिव असेसमेंट संकलनात्मक आकलन के बारे में बताया था। तो अधिगम का जो आकलन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है, वो क्या है? समेटिव असेसमेंट ही तो है ना, जो सत्र के सेशन के अंत में एग्जाम होते हैं, तो वही है। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें जो असेसमेंट होता है ये 2 प्रकार का होता है, मौखिक एवं लिखित, मतलब ओरली एंड रिटन। ये दोनों प्रक्रियाओं का यूज़ किया जाता है असेसमेंट करने के लिए, आकलन करने के लिए। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि आकलन क्या होता है तो उससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस बताया गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि जिन्हें यानी कि जो मौखिक और लिखित है, जो तरीका है, इसे शिक्षण इकाई या सत्र के अंत में यानी कि यूनिट के या तो लास्ट में या सेशन के अंत में, एंड में इसका यूज़ किया जाता है असेसमेंट में। मतलब या तो जैसे एनुअल एग्ज़ाम होते हैं या टर्मिनल एग्ज़ाम होते हैं, यानी यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो आपके इसमें आ जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। इसका उपयोग करके विद्यार्थियों की योग्यता की जाँच कर सकते हैं। अब इसका उपयोग क्या, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इसके द्वारा कि विद्यार्थी कितना कैपेबल है उसकी जाँच कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है उसका उपयोग तुलना करने में, कंपैरिजन करने में। किसकी कंपैरिजन करेंगे? एक ही बच्चे की विभिन्न विषयों में, ठीक है, जैसे साइंस में और मैथ्स में, इनमें आपस में कंपेयर करेंगे किसमें बच्चा बेटर है। कक्षा के विद्यार्थियों में ऐसा भी हो सकता है कि क्लास में और दो चार बच्चे हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटर स्कूल मतलब स्कूल, एक स्कूल ये है, एक स्कूल ये है, स्कूल का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। इंट्रा स्कूल यानी कि विद इन स्कूल, स्कूल के अंदर ही आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इस तरीके के इस जो रिजल्ट होते हैं इनका उपयोग इस तरीके के कंपैरिजन में किया जाता है। और साथ ही साथ इस रिजल्ट का उपयोग स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए किया जाता है कि उनका कितनी बढ़त हुई है, अधिगम में कितनी बढ़त हुई है उसको जानने के लिए। प्लानिंग करिकुलर एक्टिविटीज़, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं अगले सेशन के लिए, वो इसी आधार पर, रिजल्ट के आधार पर आपकी अगले सेशन के लिए आप प्लान कर सकते हो। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है। अब इसके टूल्स क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग के कौन से उपकरण होते हैं? तो इनके लिए आप जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों वाले टेस्ट ले सकते हो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड आप जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे, अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये एक तरीके का रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चे का जितना भी वो खर्रा होता है, मतलब जितना भी एक्टिविटीज़ वगैरह उनसे रिलेटेड जो प्रोग्रेस वगैरह होती है वो उसमें लिखी जाती है। रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ये सारे आपके टूल्स होते हैं जिनके द्वारा आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर सकते हो, यानी कि अधिगम का आकलन कर सकते हैं। अब युक्तियाँ क्या क्या, स्ट्रेटजी आप कौन कौन सी अपना सकते हो? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, लिखित और मौखिक उत्तरों का विश्लेषण कर सकते हो, जो ओरली या फिर रिटन फॉर्म में जो उसने आंसर दिए हैं उनका आप एनालिसिस कर सकते हो। विद्यार्थियों के कार्य का विश्लेषण कर सकते हो, विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो ये सारे आपकी स्ट्रेटजी होती हैं इस असेसमेंट में। टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि वो आकलन का उद्देश्य स्पष्ट करे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों असेसमेंट करना चाहते हो, वो आपको पता होना चाहिए, ये आपको स्पेसिफाई कर देना है। सेकेंड, टाइम लिमिट डिसाइड करना कि इतने टाइम में हम चाहते हैं कि बच्चा ये करने में सक्षम हो, एंड देन हम लोग उसका असेसमेंट करेंगे। चुनौतियों के प्रति संवेदनशील, अब जो स्टूडेंट वहाँ पे चैलेंजेस फेस करते हैं उनके प्रति संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि वो दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला हो। और लास्ट वन इज निर्णय लेने के लिए पर्याप्त प्रमाण इकट्ठा करना, मतलब आपके पास इनफ एविडेंस होने चाहिए असेसमेंट के लिए, ठीक है, कि आप असेसमेंट तो करोगे, आकलन तो करोगे, बच्चों को देखोगे तो कि कितना आया, कितना सीखा उन्होंने, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपके पास एविडेंस होना चाहिए। वो एविडेंस आपके निष्पक्ष होने चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आप कहीं किसी तरीके का पक्षपात वगैरह हो रहा हो, ठीक है। और फीडबैक का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से। अब हम सेकंड जानेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया भी था कि असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए होता है। जैसे असेसमेंट
ऑफ लर्निंग जो था, ऑफ वाला वो समेटिव असेसमेंट के लिए था, मतलब संकलनात्मक आकलन के लिए था, और फॉर वाला जो होता है अधिगम के लिए आकलन, ये आपका रचनात्मक आकलन या फिर सृजनात्मक आकलन के लिए होता है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की विशेषताएं हैं ना वो सारी इसमें आ जाएंगी कि समय समय पर इसमें, जैसे वो वाला जो होता था आपका, ये वाला पहला वाला, ये आपका फॉर्मल होता है, मतलब औपचारिक रूप से होता है, जबकि ये क्या होता है, ये आपका अनौपचारिक रूप से समय समय पर होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी, जैसे चैप्टर चल रहा है तो चैप्टर के साथ अधिगम के साथ साथ आप टेस्ट लेते हुए चल रहे हो। ठीक है, ये अधिगम के एंड में या फिर चैप्टर के एंड में नहीं होता है, साथ साथ चलता है, तो समय समय पर अनौपचारिक इसमें टेस्ट होते रहते हैं। सही समय पर फीडबैक दिया जाता है, मतलब इमीडिएट फीडबैक, जो प्रतिपुष्टि है कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ सुधार करना, ये इमीडिएट दिया जाता है। अधिगम में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस असेसमेंट को डिज़ाइन किया गया है। असेसमेंट फॉर लर्निंग के 2 फेजेस होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इन दोनों को बारी बारी से जानते हैं। फॉर्मेटिव तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ डिटेल में नहीं लिखा, पहले वाली वीडियोज़ देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में मैंने को बताया हुआ है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात, ये वाला जो असेसमेंट है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसकी शुरुआत ही आप करोगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट से। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम ये जानते हैं कि कहाँ पे कमी है, ठीक है, कि मतलब उसको कितना पहले से आता है। यूनिट की शुरुआत में यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी को इस टॉपिक के बारे में क्या ज्ञात है और क्या नहीं, मतलब क्या, जो भी आप टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हो, लाइक आप अगर सॉलिड पढ़ाना चाह रहे हो तो सॉलिड के बारे में उनको क्या आइडिया है और क्या नहीं आइडिया है, ये जानेंगे। उसके अनुसार हम उनका स्तर डिसाइड करेंगे, किस लेवल तक उनकी परफॉर्मेंस है, कौन सी विधियाँ अपनानी है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को कितना आता है, क्या नहीं आता है, किस लेवल तक आता है, और ऐसी कंडीशन में हमें कौन सी विधियाँ, कौन सी टेक्निक वगैरह यूज़ करनी चाहिए, अप्रोचेस यूज़ करने चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हम जानते ही हैं कि वो साथ साथ में होता रहता है, चैप्टर के साथ होता रहता है, और इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मली ज़्यादा रखा जाता है। इसमें सेल्फ असेसमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, पीयर असेसमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसे बहुत सारी विशेषताएँ हैं, मतलब वो सारी आप जो प्रीवियस वीडियो में है वहाँ से आप याद कर सकते हो। तो अधिगम प्रक्रिया के दौरान आंकड़े एकत्रित करते हैं। अब दौरान लग गया ना, मतलब एंड में नहीं, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, याद रखिएगा। अब आ जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग की क्या विशेषता। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग हम पढ़ रहे थे उसकी क्या पूरी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला कि सभी लर्नर के लिए उनकी स्ट्रेंथ और नीड की पहचान करना। इस असेसमेंट में, इस प्रकार के आकलन में, अधिगम के लिए आकलन में हम जो लर्नर होता है उसकी क्या ताकत है, ठीक है, और क्या उनको कहाँ आवश्यकता है, इनकी हम पहचान करते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है वो व्यक्तिनिष्ठ होती है, यानी कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एंड जजमेंटल नहीं होती है, इसीलिए ये मूल्यांकन नहीं होता है। अब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में यही फ़र्क होता है कि असेसमेंट में तो आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों डेटा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों डेटा तो ले लेते हो, लेकिन आप जज नहीं करते हो। इसमें हम जज करते हैं, मतलब निर्णय तक एक पहुंचते हैं कि हाँ इस स्तर तक बच्चे ने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जजमेंट नहीं होता है, जजमेंटल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं होता है, सिर्फ आकलन होता है, ठीक है। आकलन जल्दी जल्दी और लगातार होता है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब बच्चे के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार इसको हम चेंज कर सकते हैं। यह सेल्फ असेसमेंट और पीयर सहपाठी को इन्वॉल्व करता है, मतलब स्व आकलन पे फोकस करता है, और साथ ही साथ सहपाठियों द्वारा जो आकलन होता है उस पर भी फोकस करता है। ये अब इसी में ही जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए सबसे पहले हम लोग ने कौन सा पढ़ा था, ऑफ लर्निंग। तो ऑफ वाला तो बहुत छोटा सा था, वो हम समझ लिए। अब जो फॉर वाला है जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है, इसमें यूके असेसमेंट रिफॉर्म ग्रुप ने 5 बिग प्रिंसिपल बताए थे असेसमेंट फॉर लर्निंग के, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन के। वो 5 कौन कौन से, उनको लाइन से समझ लेते हैं। सबसे पहले, बहुत शॉर्टकट में मैंने लिखा है, सबसे पहले आपको इफेक्टिव फीडबैक देना है, प्रभावी प्रतिपुष्टि देनी होती है, सक्रिय भागीदारी होती है बच्चों की। थर्ड वन, आकलन के परिणाम के अनुसार शिक्षक
को अनुकूल करना, शिक्षण को अनुकूल करना, मतलब जो असेसमेंट का रिजल्ट आता है उसके अनुसार अपनी टीचिंग को एडजस्ट करोगे। कि अगर आप मतलब रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं आ रहा है तो आपके टीचिंग मेथड में ही तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट करोगे। आकलन जो होगा वो प्रेरणा देने वाला और आत्मसम्मान पर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए, मतलब बच्चे की सेल्फ स्टीम एंड मोटिवेशन प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी को अपना असेसमेंट स्वयं करना चाहिए, यानी कि सेल्फ असेसमेंट पे भी फोकस करना है। अब ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में 5 कौन कौन से, एक तो इफेक्टिव फीडबैक हो गया, एक्टिव पार्टिसिपेशन, आप टीचिंग को एडजस्ट करोगे, मोटिवेशन वाला हो, और सेल्फ असेसमेंट। 5 के 5 पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब आता है कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये थोड़ा सा बड़ा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें 4 पद्धतियाँ होती हैं, मतलब 4 तरीके से आप असेसमेंट फॉर लर्निंग कर सकते हो। कौन कौन सा? एक तो शिक्षक द्वारा, जो कि टीचर करेगा टेस्ट वगैरह ले करके। एक सहपाठियों द्वारा, जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह आ जाएगा। लर्नर का स्वयं, जो खुद से बच्चा देखेगा कि कहाँ उसकी कमी है, कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, ये लर्नर का स्वयं आकलन हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ कंप्यूटर बेस्ड, जो जिसमें हम लोग कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट का पूरा हमने चैप्टर पढ़ाई है कि कैसे हम कंप्यूटर के डिफरेंट जो एप्लीकेशन हैं उनका यूज़ करके हम बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नो वॉट लर्न चार्ट को तैयार करना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं, ऐसे बहुत सारी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट मिलेंगे, वो इतना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो सारी चीज़ें तो हमें पता ही होती है कि हाँ हमें पॉजिटिव आंसर वो दिख रहा है। अब यहाँ पे नो वॉट लर्न का मतलब है, आप ऐसे कर सकते हो इसमें कि आप एक चार्ट बना सकते हो कि बच्चे को क्या वो जानता है, क्या जानना चाहिए, और क्या क्या मतलब सीखना चाहिए, और क्या उसने सीखा फाइनली। ये इस चार्ट द्वारा आप ये असेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ब्लैक एंड विलियम ने डेफिनेशन दी है। ब्लैक एंड विलियम ने कहा है योग्यता और प्रतिस्पर्धा का संदर्भ ना दें और ना ही तुलना करें, मतलब हमें बच्चों की जो कॉम्पिटेंसीज हैं और कॉम्पिटिशन है उसका रेफरेंस नहीं देना चाहिए और ना ही कंपैरिजन करना चाहिए, कि उनकी योग्यता के आधार पर जो हम लोग कंपैरिजन कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए। ब्लैक एंड विलियम ने कहा था। और बटलर ने कहा है कि हमारा जो क्रिएटिव फीडबैक होता है ना, क्रिएटिव तरीके से जो फीडबैक होता है ये बच्चे की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, कितना 33% ऊपर तक ये कर देता है। तो ये किसने कहा है? बटलर ने कहा है। अब हम लास्ट असेसमेंट जानेंगे, तीसरा वाला, असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम की तरह आकलन। अब यहाँ समझिएगा, ये जो अभी हमने पहला वाला कौन सा पढ़ा था? ऑफ वाला पढ़ा था। फिर जो सबसे बड़ा टॉपिक हमने पढ़ा है फॉर वाला, एंड नाउ वी विल रीड अबाउट एज असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीनों में सबसे कठिन यही होता है, असेसमेंट एज लर्निंग। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेंटर पे कौन रहता है? लर्नर रहता है, मतलब केवल इसमें लर्नर के पास पूरा कंट्रोल दे दिया जाता है। अब यह पूर्ण रूप से विद्यार्थी द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि बीच में स्टूडेंट है, इधर असेसमेंट चल रहा है, लर्नर और असेसमेंट प्रोसेस में स्टूडेंट के पास पूरा कंट्रोल है, स्टूडेंट सेंटर पे होता है। यह जो असेसमेंट है, असेसमेंट एज लर्निंग, ये तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों से अवगत हो जाता है, मतलब उसको वो जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है उससे वो अवगत हो जाएगा कि अच्छा ये इस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। प्रगति के लिए प्रयास करेगा, अपने प्रोग्रेस के लिए मतलब प्रयास कर रहा होगा, प्रगति की जांच करेगा, परिणामों पर जो रिजल्ट है उस पर पुनर्विचार करेगा, ये प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, तभी ये असेसमेंट एज लर्निंग हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मतलब किसी बच्चे को कोई असेसमेंट का प्रोसेस दिया गया, जैसे हमने कुछ दिया, कोई पैराग्राफ राइटिंग दिया गया, तो उसके लिए आंकड़े जो इकट्ठा कर रहा है, अब जैसे अगर मैंने पैराग्राफ राइटिंग दिया बच्चे को लिखने को, तो वहाँ पे पैराग्राफ ने अगर बच्चे को पैराग्राफ राइटिंग दिया, ठीक है, तो पैराग्राफ राइटिंग एक खुद असेसमेंट हुआ। लेकिन अगर वहाँ पैराग्राफ राइटिंग के लिए बच्चा क्या करेगा? डेटा कलेक्ट करेगा। अब जो डेटा कलेक्ट करेगा वो अपने आप में एक और असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो खुद से वो करेगा, वो इस जगह पे उस बच्चे को, ये विद्यार्थी के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए, वो खुद से असेसमेंट ऐसे करेगा जो उसने डेटा निकाला है वो रेलेवेंट है कि नहीं है इस सिचुएशन के अनुसार, मतलब वो सही है, एक्यूरेट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएंगी। कि असेसमेंट हो रहा था, लर्निंग हो रही थी, असेसमेंट जो दिया गया था उसमें वो खुद से जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसमें फिर एक असेसमेंट होने लगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा काम करता है। अब यहाँ पे ये एम अर्न ने एक डेफिनेशन दी है असेसमेंट एज लर्निंग की। असेसमेंट एज लर्निंग इज बेस्ड ऑन
स्टूडेंट आर बिकमिंग एडेप्टेबल, जो कि मैंने अभी बताया ना, स्टूडेंट खुद से उसको ये लग जाएगा कि हाँ ये डेटा रेलिवेंट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। वो बच्चा अनुकूलित होने लगता है, फ्लेक्सिबल, लचीला, मतलब लचीला उसका बिहेवियर होने लगता है, एंड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होने लगता है। तो ये जो असेसमेंट एज लर्निंग होता है ये इन सब टॉपिक पे बेस्ड होता है, कि बच्चा डिसीजन ले सके, मतलब अडेप्टिव होकर डिसीजन ले सके, फ्लेक्सिबल होकर डिसीजन ले सके, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले सके। इन सारी क्षमताओं को विकसित करता है असेसमेंट एज लर्निंग। मेटाकॉग्निशन, अब ये असेसमेंट एज लर्निंग कैसे होगा? मेटाकॉग्निशन की प्रक्रिया द्वारा। मेटाकॉग्निशन में क्या होगा? जैसे बच्चा खुद से ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ा था हमने, जिसको हिंदी में क्या ही कहते हैं, भूल गई मैं, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छा ही वर्ड था जो काफ़ी फ़नी सा था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग द्वारा कि बहुत सारे आपके माइंड में विचार आते हो, विचारों को निगलेक्ट नहीं करना है, हर विचार का अपने अस्तित्व होता है, तो सारे विचारों को आने देना है, देन फाइनली अपने कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। ग्रुप डिस्कशन हो गया, थ्रू पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट से होता है। मतलब ये सारे मेथड होते हैं आपके असेसमेंट एज लर्निंग के। अब ये यहाँ पे आपका तीनों कंप्लीट हो गए हैं, तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ये एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखा है जिसमें बताया गया है कि आप जो आकलन प्लानिंग करोगे इसके लिए कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पे ध्यान देना है। असेसमेंट की प्लानिंग के लिए एज ए टीचर हमें किन बातों पे ध्यान देना है? एक तो आकलन की पद्धति, कि आप कौन सी आकलन की पद्धति यूज़ कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन आंसर हो सकता है या फिर ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मतलब डिफरेंट टाइप की पद्धतियाँ होती हैं, अप्रोचेस होते हैं, उनको यूज़ करना। आकलन का उद्देश्य, ये तो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको स्पेसिफाई करना है कि हमारे असेसमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। अधिगम के परिणामों में स्पष्टता, अधिगम का जो रिजल्ट है वो स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। प्रभावशाली आकलन का दर्शन और इफ़ेक्टिव आपका जो असेसमेंट है उसका वो दिखना चाहिए। समय का प्रदान, यानी कि आप टाइम लिमिट बढ़िया से दो मतलब उस असेसमेंट के लिए टाइम भी ढंग से प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों का। क्लास का वातावरण, क्लास का जो एटमॉस्फेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक आप कैसे दोगे? इमीडिएट दो तो बहुत अच्छा है कि लर्निंग के साथ साथ आप फीडबैक देते हुए चलें। चेंज को भी, अब जैसे एक रूढ़िवादी जिसको क्या बोलते हैं, बहुत रिजिड सा हमको वो नहीं बनाना है, हमको फ्लेक्सिबल बनाना है, तो आपको चेंज को भी इन्वॉल्व करना है कि थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहें लर्निंग प्रोसेस में। और लगातार जांच का तंत्र, यानी कि कॉन्टिन्यूअस आप मॉनिटरिंग करो, जैसे मैंने बताया कि फीडबैक को आपको कॉन्टिन्यूअस देना है। तो ये सारी पॉइंट बहुत मेन है। अगर आपको दिखता है कि आकलन के प्लानिंग के लिए कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, तो ये सारे हो जाएंगे। और यहाँ से होता है आपका ये चैप्टर खत्म। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो शेयर वेयर कर दीजिएगा, एंड अच्छी लगेगी तो कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।